tutorialsinhand.com में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो कि है SDLC। SDLC जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये आपको एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा और जनरली जब आप कंपनी में काम करेंगे वहाँ भी आपको इसकी नॉलेज होना अनिवार्य है, क्योंकि इसे आप हर जगह यूज करेंगे। एटलीस्ट यदि आप IT फील्ड में जा रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा रहे हैं, तो आप एटलीस्ट इसके किसी न किसी एक फेज में काम करेंगे। इसीलिए आपको इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि SDLC क्या है और SDLC का फुल फॉर्म क्या है, SDLC का डेफिनेशन क्या है, SDLC का मतलब क्या होता है और SDLC के मतलब को हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जानेंगे कि SDLC को फॉलो करना क्यों इम्पॉर्टेंट है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले फुल फॉर्म से। तो SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो SDLC जनरली आपको हर जगह पर यही देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। बट किसी बुक्स में या किसी और ऑथर्स के आप बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये ऑल्टरनेटिवली सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के नाम से भी देखने को मिल सकता है। तो SDLC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी होता है और सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स भी होता है। तो जनरली यदि आपको MCQs में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑप्शन में ना मिले और सिस्टम्स डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑप्शन में है तो आप इसे टिक मार के जरूर आइएगा। तो अब जानते हैं SDLC का मतलब क्या है। तो SDLC जो होता है वो एक सीरीज ऑफ आइडेंटिफाइबल स्टेजेस होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है अपने लाइफ जर्नी में उससे होते हुए गुजरता है। जैसे कि हम इंसान हैं, हम अपने लाइफ के जर्नी में अलग अलग स्टेजेस से गुजरते हैं। जैसे कि पहले बर्थ होता है, फिर हमारा बालपन, फिर उसके बाद हम थोड़े सज्ञान होते हैं, एडल्टहुड में जाते हैं, एडल्टहुड से फिर हम लोग धीरे धीरे ओल्ड होते हैं और साथ साथ इन सब स्टेजेस में हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और उस एक्टिविटीज़ से हम जो सीखते हैं वो अपने आने वाले नेक्स्ट स्टेज में यूटिलाइज करते हैं। उसी तरह से जो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है वो अपने जीवन काल में बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरता है, जो कि हम अभी कुछ ही क्षण में देखेंगे कि वो क्या क्या स्टेजेस हैं और उसे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से भी समझेंगे। पर अभी आप ये जान के रखिए कि SDLC जो होता है वो एक सीरीज ऑफ आइडेंटिफाइबल स्टेजेस होता है जिससे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अपने जीवन काल में गुजरता है, राइट। SDLC prescribes different activities that needs to be carried out to develop a software product, right? तो SDLC डिफाइन करता है वो एक्टिविटीज जो इंजीनियर्स या फिर जो भी लोग उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगे हुए हैं वो परफॉर्म करेंगे एट डिफरेंट स्टेजेस, उसको SDLC प्रेस्क्राइब करता है, राइट। और साथ साथ अब थर्ड में अगर आप जाने, थर्ड पॉइंटर में, तो इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि SDLC जो है वो डिफाइन करता है एंटायर जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो SDLC जनरली डिफाइन क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का एंटायर जर्नी को वो डिफाइन करता है। तो SDLC को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज SDLC, राइट। तो ये हो गया 3 डेफिनेशंस जो आप बता सकते हैं यहाँ पर SDLC के लिए। यहाँ से आपका हो गया SDLC के बारे में। अब हम इसे देखेंगे एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। अगर आप बात करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की, तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तब स्टार्ट होता है जब भी कोई यूजर या फिर कोई कस्टमर किसी भी कंपनी से या किसी इंजीनियर से रिक्वेस्ट करता है उसे बनाने के लिए, राइट। तो जब भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी यूजर को या किसी भी कस्टमर को, तो वो उसका रिक्वेस्ट करता है और जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का रिक्वेस्ट आता है तो उस पर्टिकुलर फर्स्ट पॉइंट को कहते हैं प्रोडक्ट कंसेप्शन। तो यदि आपको इसको डेफिनेशन में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि एवरी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्ट्स विद अ रिक्वेस्ट मेड बाय कस्टमर एंड दिस इज नोन एज प्रोडक्ट कंसेप्शन। तो जब भी पहला रिक्वेस्ट आता है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए तो उस फर्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट को कहते हैं प्रोडक्ट कंसेप्शन और यहीं से ये एंट्री पॉइंट होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल के स्टार्टिंग होने का। तो जब भी किसी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट आपको आता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब फिजिबिलिटी स्टडी चालू होती है।
फिजिबिलिटी स्टडी में हम देखते हैं कि क्या जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं वो फिजिबल है, क्या वो बनाया जा सकता है, क्या वो वास्तविक में पॉसिबल है। और इसमें हम पढ़ाई करते हैं किस किस चीज़ के बारे में, टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में, कि टेक्निकली क्या ये पॉसिबल है, जो जो रिसोर्सेज टेक्निकली लगेंगे वो सब क्या इसे बनाने के लिए अवेलेबल हैं, और साथ साथ फाइनेंशियली भी हम उसकी फिजिबिलिटी देखते हैं, राइट, कि जो रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं और जितने फाइनेंशियल बजट कस्टमर प्रोवाइड कर रहा है क्या उतने में ये सब टेक्निकल रिसोर्सेस हमें अवेलेबल होंगे। वो टेक्निकल प्रोडक्ट्स जो आप यूज करेंगे, जैसे कि कुछ सॉफ्टवेयर्स आप यूज करेंगे उसके लाइसेंसेस एक्वायर करने होंगे, और उन सॉफ्टवेयर्स को यूज करने के लिए जो हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स लगेंगे क्या वो हायर कर पाएंगे उतने बजट में। तो ये सब फिजिबिलिटी स्टडी होती है, और अगर फिजिबिलिटी स्टडी पास होता है तब हम कहते हैं कि ओके ये प्रोडक्ट आगे जा सकता है, और तब उस प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज चालू होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्पेसिफिकेशन जो है ये आपका बोल सकते हैं कि सेकंड फेज है, और यहाँ पर आप क्या करते हैं, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसको आप गैदर करते हैं, गैदर करके फिर उसे एनालाइज करते हैं, और गैदर करके एनालाइज करते हैं किस लिए, ताकि उससे आप कोई भी इनकंसिस्टेंसी, एनोमलीज आप उससे निकाल सकें। कुछ भी उसमें यदि आपको डाउट लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम आपको लग रहा है तो आप अपने बिजनेस एनालिस्ट से बात कर सकते हैं, आप कस्टमर से बात कर सकते हैं कि उसे समझा सकते हैं कि यहाँ पर ये इशू आ सकता है या ये हिंड्रेंस हो सकता है। तो सारे चीज़ यहाँ पर विस्तार से देखे जाते हैं, और जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तब आप क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं जिसके बारे में हम इन फ्यूचर जानेंगे जब रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन और गैदरिंग वाले फेज में जाएंगे तब, ठीक है, वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होता है, और वो डॉक्यूमेंट जो है यूज होता है डिज़ाइन फेज में। जब आप डिज़ाइन फेज में जाते हैं तो आप डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। डिज़ाइंस में आप UI डिज़ाइंस बोल सकते हैं क्रिएट कर रहे हैं। बैकएंड के लिए आप क्या फॉलो करेंगे, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करेंगे या फिर प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज करेंगे या फिर कुछ और यूज करेंगे। तो इस तरह के डिज़ाइंस आप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ डायग्राम्स भी क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कि DFD मॉडल आप बनाते हैं, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेजेस आप बनाते हैं, फिर आप DB के डिज़ाइन करते हैं, डेटाबेस का डिज़ाइन भी बनाते हैं जहाँ पर आप ER डायग्राम या बहुत सारे और भी चीज़ें तैयार करते हैं। जिसके बाद आप ये जो रिक्वायरमेंट्स थे उन्हें आप डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, और ताकि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाए, और एक एक पर्टिकुलर टीम को या पर्टिकुलर इंजीनियर को एक एक मॉड्यूल डेवलप करने के लिए दे दें, जिससे कि पैरेलली काम होता रहे, या फिर जैसा भी स्ट्रेटेजी हो कंपनी का, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी। इसके बट यहाँ पर मेन डिज़ाइन का काम यही होता है कि आप लेआउट करते हैं कि आप कौन सा OOP फॉलो कर रहे हैं या फिर प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं, आप UI डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं। और सारी चीज़ जब बन जाते हैं तो आप फाइनली आते हैं कहाँ पर, कोडिंग में। कोडिंग को आप इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोल सकते हैं। बहुत जगह पर आप देखेंगे इसे इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोला जाता है, राइट। तो इसे इम्प्लीमेंटेशन फेज भी बोला जाता है। कोडिंग में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिज़ाइन है या जो मॉड्यूल बोला गया है आपको, आप उसे बनाते हैं, आप उसे डेवलप करते हैं, और कोडिंग में आप डेवलप कर लेते हैं तो वो फिर कोड रिव्यू में जाता है। कोड रिव्यू में फिर कोड वॉक थ्रू होता है, फिर कोड इंस्पेक्शन होता है, जिससे कि उसमें कुछ एल्गोरिदमिक या लॉजिकल एरर हैं उसे रिमूव करते हैं। कोडिंग स्टैंडर्ड्स यदि नहीं मेंटेन किए गए हैं तो उन्हें सही किया जाता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने सेपरेट वीडियो में, जहां पर हमने कोडिंग फेज के बारे में जाना है। जब कोडिंग कंप्लीट हो जाता है तो कोडिंग जब कंप्लीट हो जाता है तो आप टेस्टिंग की तरफ जाते हैं। टेस्टिंग में आपके अलग अलग तरह के टेस्टिंग्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिट टेस्टिंग हो गया, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया, स्मोक टेस्टिंग हो गया, ब्लैक बॉक्स, ऐसे करके बहुत सारे टेस्टिंग्स हैं जो हम टेस्टिंग फेज में जानेंगे, राइट। तो अभी के लिए बस आप स्टेजेस को देख कर रखिए कि जनरली स्टेजेस क्या क्या हैं। तो जब टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप फाइनली बढ़ते हैं कहाँ, मेंटेनेंस फेज में। अब मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, मेंटेनेंस फेज में आप जनरली उस प्रोडक्ट को
मेंटेन करते हैं, या कोई नया रिक्वायरमेंट आ रहा है तो आप उसको उसमें एडजस्ट करते हैं, मतलब आप प्रोडक्ट को एनहेंस करते हैं, या फिर कुछ फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है आप उसे रिमूव कर दे रहे हैं, या फिर अगर प्रोडक्ट चलते हुए उसमें फेलियर हो जा रहा है तो आप उसको सही करते हैं। तो मेंटेनेंस फेज जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा फेज होता है, सबसे ज़्यादा एफर्ट मेंटेनेंस फेज में ही लगता है इन एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, राइट। और जब कस्टमर इसे यूज करके अपना पर्पज सर्व कर लेता है तो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को वो त्याग देता है, उसे फिर यूज करना बंद कर देता है, और फिर आप कहते हैं कि वो प्रोडक्ट जो है वो फाइनली रिटायर्ड हो गया। तो ये हो गया आपका जर्नी ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट कंसेप्शन टिल प्रोडक्ट रिटायरल, राइट। तो ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ये जर्नी किस तरह से एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का चलता है, और हर एक पर्टिकुलर स्टेज को जो आप देख रहे हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 6 या प्रोडक्ट रिटायर्ड तक, हर एक स्टेज को बोला जाता है क्या, लाइफ साइकिल फेज। आप किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज को पकड़ लीजिए, हर एक स्टेज जो है वो लाइफ साइकिल फेज है, एक लाइफ साइकिल फेज है, राइट। तो ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट। अब जानते हैं कि SDLC को फॉलो क्यों करना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फॉलो करना क्यों जरूरी है। आप बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या फॉलो करना जरूरी है, मुझे कोडिंग करना आता है, मुझे डिज़ाइन करना आता है, मैं इंडिविजुअली ये सब करूँगा। तो आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आप कुछ भी मत फॉलो कीजिए तब भी आप एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना देंगे। बट द थिंग इज, उसे बनाने में आपको जो रिसोर्सेस गैदर करने पड़ेंगे, आपको जो टाइम लगाना पड़ेगा, आपको जो पैसा लगेगा, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो SDLC है वो एक डिसिप्लिन्ड वे में बनाया गया एक प्रोसीड्योर है, जिसे फॉलो करके आप एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं, अपना टाइम भी सेव करेंगे, मतलब टाइम किसका, उसे प्रोडक्ट बनाने में जो टाइम लगेगा उसे सेव करेंगे, और साथ साथ उस प्रोडक्ट को बनाने में जो पैसा लगेगा, बजट लगेगा, आप उसे भी सेव कर सकते हैं, और कम बजट में आप अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं यदि आप SDLC के प्रोसीड्योर्स को फॉलो कर रहे हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर SDLC मॉडल को फॉलो कर रहे हैं तो, राइट। तो इसीलिए SDLC को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है। और एग्जाम्पल्स के बारे में यदि बात करें तो SDLC के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जानते हैं, आगे हम एक एक को पढ़ेंगे इन डिटेल, राइट। तो एग्जाम्पल्स में आप बोल सकते हैं कि सबसे बेसिक जो मॉडल होता है वो वाटरफॉल मॉडल होता है, और इसी को मॉडिफाई करके एक इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल बनाया जाता है। तो आप वाटरफॉल मॉडल, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल दो बोल सकते हैं। आपको स्पाइरल मॉडल मिलेगा, प्रोटोटाइपिंग मॉडल मिलेंगे, आपको एवोल्यूशनरी मॉडल मिलेगा। तो ये आपको 4-5 मॉडल्स मैंने अभी बता दिए, आगे हम एक एक मॉडल के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा SDLC के बारे में। तो आशा करता हूँ कि आपको SDLC के बारे में डिटेल में समझ में आ गया होगा, और यदि आपको डिटेल में समझ में आया और हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अंत में सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए आपके लिए। आगे हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर चर्चा करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी लर्निंग।